देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस घटना को लेकर आज भी मेरे मन में कई सवाल उठते हैं, मगर उनका जवाब मुझे कभी नहीं मिलता। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने पापा के साथ शहर गया हुआ था और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे शहर में शिफ्ट होने लगे। और उसकी मेन वजह थी मेरे पापा की ड्यूटी का चेंज होना, क्योंकि पहले मेरे पापा किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब मेरे पापा का प्रमोशन किया गया तब हम सभी को किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। कहते हैं कि रात में अक्सर भूतों का खौफ सर चढ़कर बोलता है और अमावस्या की रात यह शक्तियाँ और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं। मैं अपने पापा और मम्मी के साथ उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहता था। उस शहर के अंदर का माहौल एकदम सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं ऊपर की छत पर खड़ा होकर उस शहर के माहौल को देखने लगा, तभी मेरी नज़र एक खंबे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि उस खंबे के ऊपर एक आदमी चल रहा था और वो खंबा बिजली के तारों का था, जिसके अंदर बिजली की रफ्तार दौड़ती है। पहले तो मुझे उस आदमी की हरकतें समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जहाँ पर मुंह होना चाहिए उस जगह पर काफ़ी गहरे गड्ढे थे और उनके अंदर से काला काला धुआं निकल रहा था। और तो और वह देखने में भी बहुत भयानक लग रहा था। मैं लगातार उसी की तरफ देख रहा था कि अचानक उसने भी मुझे घूरना शुरू कर दिया। अब तो उसकी भयानक आंखें मुझे पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं तुरंत ही पीछे खिसकता हुआ छत पर नीचे गिर पड़ा और इस बार मैं सीधा एक लकड़ी पर गिरा। और जब मैं उस लकड़ी पर गिरा तो मेरे पिछवाड़े में चोट लग गई, जिस कारण मैं चिल्लाने लगा। लेकिन तब तक मेरे पापा छत के ऊपर पहुंच चुके थे और जब मैंने अपने पापा को उन खंभों की तरफ देखने का इशारा किया तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। और एक भूत का इस तरह गायब होना एक लाजमी सी बात है, लेकिन मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आज मैंने स्वयं भूत को अपनी आंखों के सामने देखा था। अब मुझे डर तो बहुत जोर का लग रहा था, मगर जैसे तैसे मैंने उस रात को काटा। और फिर जब सुबह हुई तो मैं वहीं दुकान वालों के पास पहुंचा और फिर मेरे साथ हुई रात वाली घटना के बारे में बताया, तो उन लोगों ने मुझे इस बारे में बातचीत करने से मना कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था, लेकिन कोई ना कोई बात तो छुपाई जा रही थी। मैंने उन लोगों से जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। और फिर थक हार कर मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। और फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि आज मुझे अपनी गाड़ी लेकर संतोषपुर के लिए जाना है। दरअसल कोलकाता में जो हमारा ही पुश्तैनी गांव था और वहां पर हमारा कुछ सामान रह गया था और उसे पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट करने के लिए मुझे सिर्फ आज रात के लिए सफ़र तय करना था। उस वक्त मैं एक नया ही कार ड्राइवर बना था, जिस कारण मुझे गाड़ी चलाने का काफ़ी शौक था। मेरे साथ मेरे दोस्त हरीश भी था, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अगर मेरे पापा मुझे अपने गांव भेजते हैं तो मैं अपने दोस्त हरीश को अपने साथ लेकर ही जाता हूं, क्योंकि हरीश सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ साथ काफ़ी विश्वासी भी था। और मेरे पापा भी यही चाहते थे कि हरीश मेरे साथ रहकर सफ़र तय करे, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छे से गाड़ी को ड्राइव करना आता था। हालांकि मैं एक नया ड्राइवर था और आज रात ही हम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन अभी भी मेरे जहन में उसी आदमी के विचार चल रहे थे जिसे मैंने उस खंभे पर देखा था। मैंने अपने दोस्त हरीश को भी उस आदमी के बारे में बताया, तो उसने मुझे ये बोलकर इस बात को काट दिया कि ज़रूर यह तुम्हारा कोई वहम होगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और अब सूरज ढल चुका था और पूर्व दिशा की ओर से छाने वाला अंधेरा शाम होने की गवाही देने लगा। तभी मेरी मम्मी मेरे पास पहुंची और फिर मेरी मम्मी ने बताया कि आज की रात एक अमावस्या की रात है और इस रात काली शक्तियाँ एक सामान्य आदमी पर अपना कहर बरपाने की बहुत कोशिश करती हैं। मेरी मम्मी की बातों पर विश्वास करना भी अब मेरे लिए बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक ऐसी घटना हो चुकी थी जिसके ऊपर मुझे और मेरी मम्मी को तो विश्वास था, लेकिन मेरे पापा इन सब चीज़ों को अपने बचपन से अंधविश्वास साबित करने की कोशिश करते आए हैं, जिस वजह से कभी कभी मुझे भी अपने विचार बदलने पड़ते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि कोई साधु या अघोरी बाबत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस रात के बाद मुझे अपने फैसले काफ़ी हद तक बदलने पड़े थे। उस रात उस बड़े हादसे के बाद मेरा दिल दहल सा उठा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे
जब मैं नॉर्मल होने लगा तब मैं उस रात सफ़र करने के लिए तैयार भी था। मैं अपने दोस्त हारिस के साथ रात के लगभग 8 बजे अपनी गाड़ी में सवार हुआ और फिर सदियों पुराने पड़े हमारे उस गांव की तरफ रवाना हुआ। शायद आज ये साबित होने वाला था कि मैं उस गांव का सबसे बदकिस्मत इंसान था जो काफ़ी दिनों बाद उस गांव में आने के बाद उस गांव की सच्चाई से बिल्कुल अनजान था। रात का समय हो गया था और घना कोहरा उस रात सड़क पर गाड़ी को ड्राइव करने में काफ़ी मुसीबत पैदा करवा रहा था, लेकिन हम किसी तरह ड्राइव कर रहे थे। हमारी गाड़ी अभी हवा से बातें करती हुई आगे की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन दूर से मेरी गाड़ी से टकरा गई और जिस कारण मुझे ज़ोर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को रोकने लगा, लेकिन हरीश ने मुझे सख्त मना कर दिया। लेकिन मेरा सिद्धांत थोड़ा अलग था। मेरा मानना था कि अगर गाड़ी से कोई टकराता है तो हमें इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर जब मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था और शायद उसी को हमारी गाड़ी की जोरदार टक्कर भी लगी थी। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंचा और फिर उसे हाथ लगाते उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आदमी टस से मस भी नहीं हुआ। मैं ये बात तो साफ साफ जान चुका था कि इस आदमी को काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिस वजह से यह आदमी अब बोल पाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने अपने दोस्त हरीश को जल्द से जल्द इस आदमी को अस्पताल पहुंचाने की बात कही और उसने भी मेरी बात का पालन करते हुए उस आदमी को गाड़ी में बिठाया। और गाड़ी में बैठाने के बाद अब हम दोनों किसी अस्पताल की तलाश में थे। फिर शायद उस आदमी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा और तभी हमने उस आदमी से पास के किसी अस्पताल के बारे में पूछा तो वो बेहोश पड़ा आदमी अपने हाथ का इशारा करते हुए हमें रास्ते के बारे में बताने लगा। हमने अपनी गाड़ी में जीपीएस स्टार्ट कर लिया था, जिस वजह से हम भी जान सकते थे कि यहाँ से उस अस्पताल की दूरी कितनी है और साथ ही वह अस्पताल किस जगह पर पड़ता है। हमारी गाड़ी लगातार सुनसान इलाके की तरफ दौड़ती रही और मैंने अपने पापा को भी सारी बातों के बारे में वर्णन कर दिया था। तो मेरे पापा ने भी मुझे शाबाशी देते हुए जल्द से जल्द उस आदमी को अस्पताल में लेकर जाने का सुझाव दिया। अब हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम उस सुनसान इलाके में किसी अस्पताल तक पहुंच जाएं, लेकिन जैसे जैसे उस आदमी ने हमें रास्ता बताया था हमारी गाड़ी वैसे वैसे उस रास्ते की तरफ भागती रही, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अब तक कोई भी अस्पताल दिखाई नहीं दिया। कुछ देर के बाद ही उस आदमी की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब तो हमें भी उस आदमी की सांस लेने की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से मेरा दोस्त हरीश एक पल के लिए पीछे पलटा। तो हमें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हमारी उस गाड़ी के अंदर अब कोई भी मौजूद नहीं था। वह आदमी जो कि एक भयानक हालत में था, वह आखिर कहाँ गायब हो गया, उसका कोई भी अता पता हमें नहीं चल पाया। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त हरीश के मन में भी काफ़ी सारे सवाल थे कि आखिर वह आदमी कहाँ गायब हुआ। लेकिन जब हमारी नज़र हमारे सामने की तरफ पड़ी तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि इस वक्त हम जिस जगह पर थे वह एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ हमें कब्रें ही नज़र आ रही थी। हमारा इस कदर इस कब्रिस्तान में पहुंच जाना कोई आम बात नहीं थी और हम ये बात अच्छे से जानते थे कि यह कब्रिस्तान मेरे उस गांव के करीब ही पड़ता है। और मैं उस कब्रिस्तान से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि पहले भी मैं उस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर चुका था। अभी हमारी गाड़ी वहीं पर बंद हो चुकी थी और तभी गाड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक होने लगी। किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ने एक पल के लिए मुझे डरा सा दिया था। मैं चुपके अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन उस वक्त काफ़ी अंधेरा था और सन्नाटे ने अपना रुद्र रूप धारण कर रखा था, जिस वजह से कांच के अंदर से मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और ना ही मुझे किसी की चहल पहल सुनाई दी। और इसका मतलब साफ था कि बाहर की ओर कोई अनजानी ताकत थी। इस वक्त मेरा गला सूख चुका था, मेरी हालत बद से बदतर होने लगी, लेकिन मेरा दोस्त हरीश मुझे आश्वासन देते बोला, तुम चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तमाम कोशिशें एकदम विफल रहीं, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाया। उसके बाद हरीश ने मुझे ड्राइविंग सीट से हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके साथ भी यही हाल था। वह भी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाया। तभी हमें गाड़ी की हेडलाइट के सामने किसी की परछाई साफ साफ दिखाई देने लगी और धीरे धीरे गाड़ी की लाइटों के सामने
एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस आदमी को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। और फिर जब मेरी नज़र उस आदमी के शरीर पर पड़ी तो मैंने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ था। लेकिन उस आदमी को एकदम सही अवस्था में देखकर मैं तो हैरान रह गया। और फिर मुझे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं था बल्कि हमें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया गया था। एक ऐसा जाल जो हमारी इंसानियत की वजह से हमें हमारी मौत से मुलाकात करवाने वाला था। इससे पहले कि हम उस आदमी का असली रूप देख पाते, चमगादड़ का एक बहुत बड़ा झुंड हमारी गाड़ी पर इस कदर टूट पड़ा कि हमारी गाड़ी के चारों तरफ हमें सिर्फ चमगादड़ चमगादड़ नजर आने लगे। और फिर मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जब मैंने फ़ोन को उठाया तो उसके अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आई, अब तुम्हारी मौत बिल्कुल निश्चित है। अब यह आवाज़ सुनने में इतनी भयानक थी कि मेरा पूरा शरीर थर थर काँपने लगा। मैं तुरंत ही हिम्मत करते हुए गाड़ी से नीचे उतरा और अपने दोस्त हरीश के साथ पैदल पैदल वहाँ से भाग निकला। दोस्तों, उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ भले ही वहाँ से बचकर निकल गया, लेकिन जब मैं अपने गांव लौटा तो मैंने देखा कि अब गांव के अंदर एकदम सन्नाटा था। फिर गांव के एक करीबी दादा ने मुझे रात रात रुकने का सुझाव दिया और फिर उस रात मैं अपने दोस्त के साथ अपने गांव में रुका रहा। लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो हमारी गाड़ी भी पहले ही झटके में स्टार्ट हो गई। और दादाजी का कहना था कि उस गांव के अंदर अब इतनी भयानक आत्माएं वास करती हैं कि धीरे धीरे इस गांव को खाली होने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल गया। दोस्तों, इस घटना के घटने के बाद मैं आज तक रात में कभी भी ड्राइव नहीं करता। और तो और जब रात के लगभग 7 बज जाते हैं तो मैं अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।